हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप सबको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगा जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो, आपका स्कोर में इम्प्रूवमेंट नज़र आए और कुछ जो बचा हुआ टाइम है हमारे पास, जो 4 टू 5 मंथ्स है, उसमें हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे जो हम लोग स्ट्रगल्स करते हैं, नीट एस्पिरेंट जो 2 इयर्स में जो स्ट्रगल नहीं करते, वो इन मंथ्स में स्ट्रगल करते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, सिलेबस पूरा हुआ होता है तो रिवीजन करने में दिक्कत आती है। तो उस रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को पूरा अटेंड कीजिए। डेफ़िनेटली आपका इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा आपको इस सेशन के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स रेगुलर हो रहे हैं, सिलेबस जो हुआ है अब तक का, सब रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, उनके रेगुलर वो टेस्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है, उस वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। तो उससे डिमोटिवेशन फ़ील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब आगे कैसे होगा, पढ़ाई कैसे करें, रिविज़न कैसे करें? तो उस रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि यही वो मोमेंट है, मतलब अगर हम सोचेंगे, तो यही वो मोमेंट है जहाँ से डिफरेंशिएट होते हैं बच्चे, जो अलग होते हैं, जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं और जो बच्चे सिलेक्ट ना होने वाले हैं। वो कैसे? इस मोमेंट पे स्टूडेंट्स कुछ गलत डिसीज़न्स लेते हैं। गलत डिसीज़न्स मतलब क्या? कैसे डिसीज़न्स? लाइक वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम अगर वो टेस्ट को स्किप करेंगे, मैं वो सिचुएशन जैसे आपको बताया, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि मेरे मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मैंने वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। प्रिपेयर क्यों नहीं किया? मेरे पास टाइम कम था। टाइम कम था, रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं आपसे टेस्ट नहीं दूँगा या नहीं दूँगी। ये मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना? लाइक सबकी सोच यही होती है कि मैं टेस्ट छोड़ूँगा या छोड़ूँगी। तो मैं बता रहा था कि हम सोचते हैं कि हम अब टेस्ट नहीं देंगे और रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे। लेकिन वो गलत होता है, वो है ना, वो सही डिसीज़न नहीं होता है। यही वो मोमेंट है जहाँ पे मैंने बताया कि जो सिलेक्ट होने वाले और नहीं होने वाले, उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कि हम रेगुलर टेस्ट में मार्क्स कम ला रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी पढ़ाई कम हो रही है, ट्यूशन वाले रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, तो वो बच्चा, जो उनका पर्सपेक्टिव है, उन्हें उसे चेंज करने की ज़रूरत है। लाइक कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँगा कि आपको टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस पर ना ध्यान देते हुए कितने मार्क्स आपके जा रहे हैं, उस पे फ़ोकस रखना है, तो क्या वो गलत होगा? बिल्कुल नहीं, वो सबसे सही मेथड है। अगर हम टेस्ट को टेस्ट ना समझें और हमारी प्रैक्टिस समझिए। जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना हमारे लिए बेनिफिट करेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट में मार्क्स कम आ जाएँगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये सोच नहीं रखना है, हमें टेस्ट को प्रैक्टिस रखना है कि जैसे ट्रीट करना है और रेगुलर टेस्ट देते रहना है। और मैं आप सबको अभी कंटिन्यू बताऊँगा कि क्या कैसे करना होता है रेगुलर टेस्ट के साथ पढ़ाई। तो मैं कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगा। मैं अपनी लाइफ़ से रिलेटेड, मैं जब इस फ़ेज़ में था तो मैंने क्या किया था। मैं जब इस फ़ेज़ में था, हम हमारा कुछ सिलेबस बाकी था, लास्ट के 3 टू 4 चैप्टर्स बाकी थे हर सब्जेक्ट के। तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रेगुलरली वो चैप्टर्स की टीचिंग चालू थी और रेगुलर टेस्ट भी होते थे हमारे। अ, हर चैप्टर वाइज़ टेस्ट रेगुलर होते थे फिलहाल तो शुरू-शुरू में। तो मैं देखता था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमारे क्लास में होते, वो लोग सेल्फ स्टडी करते थे घर पे बैठ के। वो लोग कोचिंग में नहीं आते थे पढ़ने के लिए, वो लोग टेस्ट पर फ़ोकस करते थे और ना कि जो रेगुलर चल रहा है उस पर। मैं रेगुलर जाता था, रेगुलर क्लासेस अटेंड करता था। मैंने देखा 10 टू 12 डेज़ ऐसे ही चलता रहा और मैं देखता रहा कि जो स्टूडेंट्स नहीं आते हैं कोचिंग में, वो पढ़ने और रेगुलर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं कंपेयर्ड टू मेरे मार्क्स। जो मेरे मार्क्स थे, उनके कंपेयर में कम थे बहुत।
तो मुझे ऐसा लगता था क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो मेरे पास ऐसे लोग नहीं थे जिससे मैं पूछ सकूँ। लाइक जो मेरे फ़ेज़ से गए हैं, मेरे पास किसी का कॉन्टैक्ट नहीं था कि मैं उनको पूछ सकूँ कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। जैसे कि आज लिव अगेन है। हम सबको पता है आज जो लिव अगेन है, आप उन पर उस पर सबको पूछ सकते हो, आपके मेंटर्स को जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, उनको पूछ सकते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए? तब मेरे टाइम पर ऐसा नहीं था। तो मैंने ऐसा देखा, मेरे मार्क्स कम थे, तो मुझे लगता था कहीं न कहीं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ? बट फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि हमारे जो टीचर थे कोचिंग के, मैं अक्सर उनके पास आता-जाता रहता था। तो उनसे मैंने सवाल किया, "सर, क्या मैं गलत कर रहा हूँ?" मैंने उनको बताया कि मैं मेरे घर पर कैसी पढ़ाई करता हूँ। मैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम मैं कैसे पढ़ता था। तो मैंने सब सर को डिस्कस किया, "सर, मैंने ऐसा-ऐसा पढ़ता हूँ, रेगुलर कोचिंग आता हूँ, मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं।" बट स्टूडेंट जो घर पे बैठे हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो सर ने इतने अच्छे से मुझे समझाया, सर ने फिर एंड में एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही हो? तो मैंने बोला सर हाँ सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सही वे में जा रहा हूँ। सर ने बोला हियर यू गो। आप ये मत सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही वे है। बट इसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास रखो एंड रिजल्ट इज़ व्हाट विल से द वर्ल्ड एवरीथिंग। और यू नो what it actually said everything that I had done throughout my phase of preparation। और सबको पता लग गया कि क्या था वो स्ट्रगल। और मेरे मार्क्स अच्छे आए, सबसे अच्छे मार्क्स थे मेरे। तो यही था कि हमें जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना होता है। किसी के कितने भी मार्क्स आ जाओ, अल्टीमेटली हमें हमारी लाइफ में हमें ही मेहनत करनी होती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ऐसा मत सोचो कि आपके साथ वाले क्या कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सही गाइडेंस में रहना है और सही वे में प्रिपरेशन करना है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग मत रखो। आपको लॉन्ग टर्म जैसे मेरे टीचर ने कहा था कि आप इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ये जो आप कर रहे हो ना ये बिल्कुल सही वे है, बट इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जो अल्टीमेट एंड रिजल्ट है वो बताएगा दुनिया को कि आपने क्या किया था, क्या वो सही था कि गलत था। क्योंकि मेरे सर को कॉन्फिडेंस था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनकी बातों पर वर्क किया, उन्होंने जैसा बताया था मुझे। तो तो एंड में रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था और अच्छे मार्क्स भी मुझे आए। और मैं ये बोलना चाहता था कि लॉन्ग टर्म गोल्स पे यकीन रखो। लाइक इमीडिएट रिज़ल्ट जो टेस्ट में आ रहा है आपका रिज़ल्ट, वो मैटर नहीं करता। कब तक मैटर नहीं करता? ये तो हम बोलते थे कि इमीडिएट रिज़ल्ट मैटर नहीं करता, बट कब तक? जब तक आप उससे सीखते नहीं हो। लाइक कैसे? अब आपके फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स की टेस्ट है। आपको 180 आउट ऑफ 120 मार्क्स आ रहे हैं या 100 ही पकड़ो। तो आप सोचते हो यार इस फ़ेज़ में तो मुझे मार्क्स इंक्रीज़ करने थे। मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे बट क्यों नहीं आ रहे? और सब लोग यही सोचते हैं। लेकिन बहुत कम लोग उसे सीखते हैं। कहाँ मेरे 80 मार्क्स गए? मेरे 80 मार्क्स कहाँ गए? मैं कहाँ वर्क कर सकता हूँ? ठीक है, मैंने ये चैप्टर अच्छे से किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मॉडर्न फिज़िक्स का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मॉडर्न फिज़िक्स की टेस्ट थी, मेरे 100 मार्क्स ही आए। आउट ऑफ 180। तो 80 मार्क्स कहाँ गए? मैं सोचा था यार मॉडर्न फिजिक्स तो ईज़ी है, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, लेकिन मेरे 80 मार्क्स चले गए। तो मैं डिमोटिवेटेड होके बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ अब मेरा क्या होगा? लेकिन ऐसा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उससे सीखते हैं। ठीक है, मेरे 100 ही मार्क्स है, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या मैं उसको सुधार सकता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में? सुधार सकता हूँ कि नहीं, ये अपने पे डिपेंड होता है। अगर हम पॉज़िटिवली लेंगे उस चीज़ को, लाइक हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमारा कुछ हमें लगता है कि इसमें हमारा अच्छा है, कांसेप्ट अच्छा है हमारा, हम प्रैक्टिस भी अच्छी की है, लेकिन हमारे मार्क्स ही कम है, तो हम ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैंने मेहनत की थी, ऐसा नहीं सोचना है। एंड तक हमें मेहनत करनी है और परफेक्ट कोई नहीं होता है, लास्ट तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाला ही परफेक्ट मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है? तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करना है सर? जैसे कि मैंने बताया करेक्ट गाइडेंस में रहना है, ठीक है? तो देखना है 80 मार्क्स गए कहाँ?
ठीक है सर, मैंने ये अच्छे से किया था, बट मेरे यहाँ मार्क्स गए। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैंने बहुत मेहनत की थी, अच्छे से किया था। ये सोचना है ठीक है, इस बार गलती हो गई, क्या नेक्स्ट टाइम मैं रिपीट करूँगा इसको? नहीं करूँगा। ये टेस्ट हमें सिखाती है कि अल्टीमेट जो हमारा डे है नीट का, तब हमें ये चीज़ें गलती नहीं करनी, ये चीज़ों पे वर्क करना है अभी। इस वजह से हम आगे जाकर बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकेंगे, फ्लाइंग कलर्स से हम निकलेंगे वहाँ से अच्छे से, फ्लाइंग कलर्स के साथ। तो हमारे टाइम पर ऐसे गाइड करने के लिए एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि हर चीज़ हम टीचर से तो शेयर नहीं कर सकते ना। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है हम टी ठीक है? आपकी लाइफ में क्या चल रहा होता है सिर्फ़ आपको पता होता है, लेकिन वो आप डिस्कस किसके साथ कर सकते हो? आप तो टीचर्स के पास जाने से डरते हो, तो बचा कौन? आपके फेस से निकले हुए स्टूडेंट्स। हमें भी ये लगता था कि हमें भी कोई स्टूडेंट जो एमबीबीएस को लगा है पिछले साल, तो उनसे बात करनी चाहिए कि हम सही जा रहे हैं क्या? बट हमारे टाइम पे ऐसा था ही नहीं कुछ, बट आपके टाइम पर है। क्या है लिव अगेन? लिव अगेन में क्या होता है, ये जो मेंटर्स होते हैं, जो इमीडिएट अभी नीट दिए हुए होते हैं, उनके जितने अच्छे-अच्छे मार्क्स रहते हैं, वो आज बड़े-बड़े एम्स में हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, एएफएमसी पुणे में है और अच्छी-अच्छी जगह है, तो वो लोग आपको गाइड करते हैं। आपको आपकी सिचुएशन में कैसे वर्क करना है, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, वो बताते हैं। अब आज मैं आपको बताऊँगा कि पढ़ना कैसे है, लेकिन वो क्या होता है मैं बता दूँगा आपको, आपको लगेगा ये वीडियो एंड होने के बाद किसी-किसी को लगेगा कि यार मेरा शेड्यूल तो इनमें मैच ही नहीं करता है, तो मेरा क्या फ़ायदा इससे? तो ये भी गलत सोच है। सोचना कैसे है? आपको आपके पास अभी अवेलेबल है प्लेटफ़ॉर्म लिव अगेन का। लिव अगेन में मेंटर्स मिलते हैं, पर्सनली बात करते हैं आपको। कोई किसी को जज करता नहीं है, क्योंकि सब वही मेहनत से यहाँ पर आए हुए हैं। किसी ने भी फ्री में ऐसे ही सीट नहीं ले ली चीटिंग कर कर। चीटिंग तो होती ही नहीं है, आपको सबको पता ही है। ठीक है? तो सबने वो उस फ़ेज़ से निकले हैं सब लोग, एक्सेल किए हैं, स्ट्रगल जो आप कर रहे हो, सबने किया है। लेकिन कुछ ही सिलेक्ट क्यों हुए हैं, उसका रीज़न आपको पता चलेगा अब आगे। ठीक है? तो आपके पास अब हम क्या करेंगे? अब इस टाइम पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, सबको ज़रूरत पड़ती है कि मेंटर्स हमें गाइड करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? अब सब सब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सबका कोचिंग का टाइम सेम हो। किसी का 6 टू 12 रहता है, किसी को 6 टू 11 ही रहता है, किसी का 7 टू 2 रहता है, एक्सेट्रा। ठीक है? किसी का तो शाम में रहता है। तो क्या होता है, अब पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस के लिए हमारे पास मेंटर्स हैं। आप आपका कुछ भी ऐसा शेड्यूल है, तो आप भेज सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? तो आपको आपके जैसे जिस मेंटर पे वो बीती है सिचुएशन, आप उनको पता है कि उस चीज़ में कैसे मैंने एक्सेल किया था, तो आज मैं यहाँ हूँ, एमबीबीएस सीट मुझे मिली है। तो वो आपको पर्सनली कॉल करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपने ये शेड्यूल है, तो आपको पर्सनलाइज़्ड आपका शेड्यूल बना के देगा कि आपको कितने बजे, कैसे, क्या पढ़ना है। ठीक है? तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं तो बोलूँगा आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो, आपके पास ये फ्री गाइडेंस प्रोग्राम आया है खुद, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, हम बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, पढ़ाई कैसे करना है, मार्क्स कम आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टेस्ट नहीं दूँगा, अच्छे से पढ़ के दूँगा, तो मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो। देखिए, टेस्ट रेगुलर क्यों होते हैं? टेस्ट मतलब क्या? आपके पास कितनी नॉलेज रिटेन है। अब नीट नीट एग्ज़ाम ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा है सिलेबस, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th। तो क्या आप नीट के 1 दिन पहले इतना पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपने जो लॉन्ग टर्म में पढ़ा है, वही जो प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो बार-बार आप करते हैं, वही आपका माइंड बताता है कि आपने ये किया था। जब आप नीट एग्ज़ाम दोगे ना, तो आपको सब क्लियर रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि नीट में एग्ज़ाम में सराउंडिंग कैसी होती है, एनवायरनमेंट कैसा होता है। लाइक हमारी ट्यूशन में एग्ज़ाम्स होती है, तो हमें लगता है कि वैसे ही सेम नहीं, वैसा सेम एनवायरनमेंट नहीं होता है। हमने एक्सपीरियंस किया है, वैसे सेम एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए लिव अगेन है आपको गाइड करने के लिए। तो मैं टॉपिक से भटकूँगा नहीं, मैं बोलूँगा कि जो टेस्ट आप रेगुलर देते हैं, अगर आपने आपकी सोच ऐसी रखी कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं टेस्ट नहीं दूँगा या दूँगी, मैं अच्छे से पढ़ के दूँगी, ठीक है?
मैं बोलूँगा कि ये गलत है और ज़्यादातर लोग यही सोच रखते हैं कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं टेस्ट नहीं दूँगी या दूँगा, ठीक है? तो करना क्या है? टेक इट एज़ अ चैलेंज। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे, ठीक है? लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली नीट में मार्क्स लाना है, ये मार्क्स मैटर नहीं करते, ये आपको सिखाते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो अब करना क्या है? लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? हम लोग सोचते हैं आज के दिन में कैसे पढ़ाई करेंगे। फिर कल दिन स्टार्ट होता है, फिर कल समझते हैं क्या आज क्या पढ़ना है, ये नहीं सोचना है। सोचना क्या है? 1 मंथ। यहाँ से 1 मंथ आज क्या है? आज 17 दिसंबर है, ठीक है? यहाँ से 1 मंथ 17th जनवरी, ओके? 17 जनवरी अगर मैं सोचूँगा रेगुलर मेरे टेस्ट है सिंगल चैप्टर पे, अगर मैं क्लासिफाई करूँगा तो पर सब्जेक्ट नीट में कितना सिलेबस है लाइक केमिस्ट्री में मैं एक एवरेज लूंगा तीनों भी सब्जेक्ट मिला के 33 टू 35 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट है, ओके? उसको आपको अच्छे से करना है। अगर मैंने लॉन्ग टर्म सोचा कि 35 33 चैप्टर्स है मेरे पास, मैं 33 लूंगा, तो क्या अगर मैंने कल टेस्ट है मेरी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर ले लो, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो, केमिस्ट्री का एक ले लो, कोई भी ले लो, ऐसे रेगुलर टेस्ट है सिंगल चैप्टर की, ठीक है? एक पॉइंट ऐसा आता है कि रेगुलर टेस्ट है, एक पॉइंट आता है कि नहीं, लेकिन आपको सेम चीज़ फ़ॉलो करना है। क्या करना है? ठीक है, मैं समझूँगा कि मेरी टेस्ट है, अगर नहीं भी है, तो आपको कोई एक टॉपिक लेना है और उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ कैसे करना है? फिज़िक्स में कोई चैप्टर आप लेंगे, तो उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ना पड़ता है, उसके फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करना पड़ता है, तो उसको मैक्सिमम लगता है मुझे लगता है कि 20-25 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं। उसके बाद आप उसको 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमर लगा के करनी है क्योंकि अब टाइम नज़दीक आ रहा है, ठीक है? 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन्स होने चाहिए। तो 1 आवर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस देनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे? अब मैं तो सोचूँगा कि मैक्सिमम लोगों का सिलेबस लगभग खत्म पर होगा। लाइक कुछ 2-4 चैप्टर्स ही बचे होंगे लास्ट-लास्ट के, ठीक है? ज़्यादा भी बचे हो सकते हैं। तो अभी तक अब हमें रिवाइज़ करना है, ठीक है? अब कल टेस्ट है। कोई भी चैप्टर की। तो फिज़िक्स में हमने कुछ सिनॉप्सिस बोलते हैं, जैसे थ्योरी हम फ़ॉर्मूला रिवीजन करेंगे, थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे, क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगाकर। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या करना है? रिदम पकड़ना है। रिदम कैसे पकड़ सकते हैं? ईज़ी क्वेश्चन्स। अब हमने फर्स्ट टाइम जब सॉल्व किया था, तो हमने कुछ मार्क किया होगा कि ये चीज़ मुझे हार्ड गई थी, ये क्वेश्चन हार्ड गया था। तो मैं उसे कुछ मार्क लगाया या फिर स्टार लगाया होगा। तो क्या होता है, जो स्टार नहीं होते, जो हमारे ईज़िली सॉल्व हुए होते हैं, तो उस क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करना है, थोड़ा रिदम पकड़ेंगे, फिर 5 टू 10 क्वेश्चन्स करेंगे। ठीक है, हो गया। फिर क्या करना है, ऐसा तो नहीं होता पूरे मॉड्यूल में अलग-अलग टाइप के ही क्वेश्चन्स होते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं और वो रिपीट भी होते हैं 3, 4, 5 टाइप। एक टाइप का क्वेश्चन 3, 4, 5 क्वेश्चन्स होते हैं, ऐसे होते हैं। तो हमें क्या देखना है, थोरोली क्वेश्चन्स रीड करना है। सबसे पहले तो हार्ड वाले देखना है, ईज़ी हो गए, अब हार्ड क्या गए थे देखना है। क्योंकि हमने हार्ड गए इसलिए टिक करे और तब का तब हमने टीचर्स के पास समझ लिए होंगे क्यों हार्ड गया सर, प्रॉब्लम सर ने हमें बताया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है वो क्वेश्चन। तो हमें वो देखना है। फिर सोचना है कि हमने ये मेथड यूज़ की थी, ये हार्ड गया था, तो अब न्यू मेथड जो हमने सीखी है, क्या वो अप्लाई करने हमें आ रही है? अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया, ठीक है? क्योंकि आपके दिमाग में वो रिटेन है और वो आगे आप रिटेन ही रहेगी। क्योंकि गलतियों से जो सीखते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी आगे आ जाते हैं क्योंकि वो अब कुछ चीज़ गलती होती है मुझसे, तो मैं अगर उससे सीखता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई थी, तो हमें दिमाग में एक परमानेंट रह जाता है कि वो सर ने मुझे गलती हुई थी, सर ने मुझे ऐसे बताया करना है, मैंने किया। तो कई बार हम विदाउट पेन मतलब पेन उठाए बिना ही सॉल्व कर देते हैं, हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन्स सॉल्व करना स्टार्ट करना है, हार्ड क्वेश्चन्स पूरे कवर अप करने हैं, ठीक है? नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नहीं आता है। तो आपके टीचर्स है आपके पास, आप जा सकते हो उनके पास, वापिस पूछ सकते हो, टीचर्स मना नहीं करते आपको कि हम इतने बार क्यों बताएँ। आप 100 बार भी पूछो, आपके टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। तो देखना है, टीचर्स के पास जाना है, पूछना है और सीखना है क्वेश्चन से। तो ऐसे आपको रिवाइज़ करना है चैप्टर्स। सेम केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है? तो उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस केमिस्ट्री के क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स हम देखेंगे तो बहुत कम टाइम में सॉल्व होते हैं। उसकी भी वैसे ही प्रैक्टिस करना है। फिर
नेक्स्ट डे आपका टेस्ट अगर है, तो देखना है आपने कितना अच्छे से जो प्रैक्टिस की थी वो आपको आ रहा है क्या? ठीक है? मैं कहता हूँ कि आपको 180 में से 120 मार्क्स आए, तो आपके 60 मार्क्स गए। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने तो प्रैक्टिस की थी, ठीक है? मैंने तो प्रैक्टिस की थी, बट मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए? ये सोचना है, ठीक है मैंने प्रैक्टिस की थी, एक मेरे 60 मार्क्स गए कहाँ? क्या हो सकता था? मैंने क्या यूज़ किया था? ठीक है, नहीं आ रहा है तो टीचर के पास जाए, सर ये कैसा आता है, मैम ये कैसा आता है? तो वो लोग बताते हैं आपको कि ये ऐसा-ऐसा आता है। तो आप जो सीखते हो ना एग्ज़ाम के क्वेश्चन से आप, वही आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है। फिर सोचना है कि मुझे नेक्स्ट टेस्ट जब भी इसकी होगी, मुझे ये चीज़ रिपीट नहीं करनी। ठीक है? और हमें पता है कि मैक्सिमम लोग आपके क्वेश्चन पेपर आप लोग सँभाल के रखते हो जो भी टेस्ट हुई थी। तो जिनके टेस्ट नहीं हैं वो चैप्टर पे, तो आप लोग टाइमर लगाना है 1 घंटा और टेस्ट देना है और वही जो क्वेश्चन पेपर सँभाल के रखे थे आपने और सॉल्व करके देखना है ईमानदारी से क्योंकि फ्यूचर तो आपको ही बनाना है, कोई आपको आके नहीं करेगा सपोर्ट वगैरह। सपोर्ट एक्सटर्नल कर सकते हैं बट मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छे से एमबीबीएस सीट चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है? तो आपको लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। नहीं आता तो ट्यूशन टीचर के पास जाना है, सर ये प्रॉब्लम है, करके दो। तो सर अच्छे से आपको गाइड करेंगे। ऐसे आप अगर करेंगे ये हो गया 1 दिन का। अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, तो आप अगर देखोगे तो 1 मंथ में कितने मैं 30 डेज़ अज़्यूम करता हूँ। 30 डेज़ में आप मैं ये नहीं बोलूँगा कि 30 चैप्टर्स आपके हो जाएँगे, बट मैं ये तो बोल ही सकता हूँ 23 टू 25 चैप्टर्स आप कर लेंगे कवर, ठीक है? तो 25 चैप्टर्स अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पर आप जाओगे तो बोलते हैं इतने 16 घंटे पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। ये जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, आपकी लाइफ में भी आपके कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है? ये आपको हमारे मेंटर्स गाइड करेंगे, कैसे करना है। बट प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 1 महीने में, 1 मंथ में ऐसे अगर करेंगे ना रेगुलर, तो आपका जो स्कोर है उम, शॉर्ट टर्म इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 1 मंथ के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका 75 टू 80% सिलेबस आपका नीट का देखा जाएगा तो कवर हो जाएगा, रिवीजन कर। तो यहाँ से अगर हम 1 मंथ देखेंगे, अगर आपने कल से स्टार्ट किया, तो 18 जनवरी तक आपने आपका नीट का 76 टू 80% सिलेबस कवर किया होगा क्योंकि रेगुलर भी आप कर रहे हो। रेगुलर जो चैप्टर्स चल रहे हैं ना, वो भी कर रहे हो। तो रिवीजन जो 23 टू 25 चैप्टर्स आप करोगे और रेगुलर 2 से 3 चैप्टर्स आपके हो जाएँगे। तो इससे आपका 80% तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नीट का। तो आप मुझे बताइए, अगर हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे, तो क्या चीज़ ये सही है? बिल्कुल सही है। आप जो जगह पर है, आपको अभी पता नहीं होता कि हम क्या करना चाहिए, लेकिन आपकी सिचुएशन से जो स्टूडेंट गया होता है, तो उनको उनका जो दिमाग मैच्योर होता है, उनका ब्रेन मैच्योर होता है, तो उनको पता लगता है कि हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल तरीका है। देखा जाएगा तो। क्योंकि अब आपको सिटिंग आवर्स थोड़े बढ़ाने होंगे, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो अगर आप ये करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ठीक है, आपके अगर ये भी मेंटेन नहीं होता है, तो आप कहीं न कहीं मोर देन 20 चैप्टर्स तो कवर कर ही लेंगे। तो आपके बचते 13 चैप्टर्स, जिसमें से आप रेगुलर जो पढ़ रहे हो, उसमें 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएँगे। तो इस तरह आप 1.5 टू 2 मंथ्स में पूरा नीट कवर कर सकेंगे, तीनों भी सब्जेक्ट्स अच्छे से। तो इससे आपका जो 12th के स्टूडेंट है, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं फ़रवरी एंड में, तो वो लोगों का फ़रवरी तक मैं बोलूँगा 80 टू 90% नीट का सिलेबस कवर हो जाएगा, ओके? सो अब बात आती है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसे पढ़ना है। बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें क्या होता है, हमारा जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हम जो पढ़ते हैं नीट के लिए, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेज पर, कहीं भी रफ में और जो भी आंसर आता है फाइनल उसको एमसीक्यू टिक करते हैं, ठीक है? ओएमआर फिल करते हैं। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री होता है ना 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम में, सिर्फ़ नॉर्मली कुछ चीज़ें जो थ्योरेटिकल होती है, लाइक ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें मॉडर्न फिज़िक्स में जो 12th स्टैंडर्ड में है, मॉडर्न मॉडर्न फिज़िक्स में होती है।
तो वो थोड़ी-थोड़ी सुपरफिशियल हमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखनी होती है और कुछ फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं जो डिराइव करने होते हैं। बीच में हम 10th तक करते थे, लाइक एज़ वी नो एक्सेट्रा, एक्सेट्रा ऐसे बीच-बीच में कुछ ऐड करना होता है स्टेप्स में और स्टेप्स लिखना होता है स्टेप 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो हम लोगों को थोड़ा उस पर ध्यान देना है, वो हो जाता है क्योंकि हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं नीट के लिए। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखना ज़रूरी नहीं है, बट थ्योरेटिकल पॉइंट कवर करने के लिए आप देख लीजिए, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। विदिन 1 वीक अगर आप सब देख लोगे ना, तो वो सफिशिएंट है फॉर फिज़िक्स, ओके। सेम एज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी सेम होगा। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस जो रहते हैं, आपके जो नेम रिएक्शन आप नीट के लिए करते हो, वही रिएक्शंस आते हैं 3-4 स्टेप्स में दे देते हैं वो लोग कंटिन्यू अलग-अलग रिएजेंट्स के साथ। वो लोग वैसे होते हैं, तो हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सबसे बड़ा सब लोगों को लगता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा डराता है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने नीट के लिए अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, भले ही आपके मार्क्स नहीं आ रहे, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्क्स अच्छा है तो ही, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको मैंने जैसे बताया, ठीक है, आपको 180 में से 80 मार्क्स ही आए फिज़िक्स में, तो आपके 100 मार्क्स कहाँ गए? अगर आपका फ़ोकस जो 100 मार्क्स पे है, उस पर रहेगा, जो मार्क्स कम आए, उस पर रहेगा, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। मैं ये प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ और मैंने भी मेरी लाइफ़ में मेरे जो प्रिपरेटरी फ़ेज़ में सेम लॉजिक यूज़ किया था, सेम मैंने मेरे टीचर्स ने कहा था, सेम मैंने ऐसे ही किया था। मैंने शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट्स पे फ़ोकस ही नहीं किया कि मुझे इनसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आज भी मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि मुझे किसी से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। क्या करना है मार्क्स लाकर? हमारा जो गोल है, हमारा एम क्या है? नीट यूजी। तो उस पर हमें फ़ोकस रखना है और मार्क्स जो टेस्ट है, उसको मार्क्स को अपॉर्च्युनिटी से इम्प्रूवमेंट की तरह देखना है कि हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही है नीट से पहले कि हम अपने आप को सुधारें, हमारे नॉलेज को सुधारें, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारें और उसको रिपीट ना करें नीट में। क्योंकि नीट का प्रेशर बहुत अलग होता है। हमें लगता है कि 10 मिनट्स हमारे वेस्ट हो गए तो कुछ नहीं होगा, 10 क्वेश्चन्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो सिचुएशन बहुत अलग होती है, एक-एक क्वेश्चन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए आपको हमारे मेंटर्स बिल्कुल गाइड करेंगे, आप जब भी हमें बुलाएँगे, आपके डाउट्स बताएँगे, ठीक है? आपके लिए हमेशा लिव अगेन रेडी रहेगा। तो मैं बोल रहा था कि अपॉर्च्युनिटी एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखना है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारा। तो अगर आप ऐसा सोचोगे ना अभी से 4 टू 5 मंथ्स जो बचे हैं, तो आपका अभी अगर 80 मार्क्स आ रहे हैं 180 में से, तो आपके वहाँ तक नीट तक जाते-जाते आपके मार्क्स हो जाएँगे 130 टू 140, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है? तो स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेस होगा, लेकिन होगा, मैं डेफ़िनेटली बोलूँगा आपको, होगा। 140 तक आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एवरेज स्कोर आपका आ जाएगा और नीट में उससे ज़्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो लोग जानबूझकर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बोलकर पेपर थोड़ा हार्ड निकालते हैं। आपको सबको पता ही होगा, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे नीट के, तो वो ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू ट्यूशन में जो हमारे टेस्ट होते हैं। तो आपके ट्यूशन में आपके टेस्ट मार्क्स 140 तक टच करेंगे, बट आपके नीट में स्कोर उससे भी अच्छा होगा। मैं ये गारंटी से कहूँगा और ये प्रैक्टिकल तरीका है, मैंने भी उसको अप्लाई किया था, ठीक है? तो आप इस पे अच्छे से रह सकते हैं। बात आती है बायोलॉजी, बायोलॉजी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड होता है, उसमें थोड़ा बायोलॉजी में ही प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं नीट के लिए, वो 60% सेम होती है एज़ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, एचएससी बोर्ड, ठीक है? लेकिन जो 40% अलग होता है ना, वो बहुत अलग होता है, वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है? तो उसके लिए हमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है। हमें जो 12th बोर्ड देनी है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक आप पढ़िए बायोलॉजी के लिए और कैसे पढ़ना है वो भी बताऊँगा। और आप जो स्टेज पर हो, ठीक है? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा तो ब्रेन इतना मैच्योर नहीं है कि हम लोग एक बार पढ़कर याद रहेगा हमको, 2 बार पढ़कर याद रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपका इतना वेल ट्रेन्ड होता है, आप लोगों ने अब तक जो मेहनत की, आपका माइंड इतना वेल ट्रेन्ड होता है, वो आपको नहीं समझेगा अभी। आप जब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दोगे ना, आपको नहीं समझेगा। आपका माइंड इतना वेल ट्रेन्ड हो जाता है कि अगर आपके
आँखों के नीचे से कुछ एक पेज भी आपने पढ़ लिया ना, तो उसमें से 60-70% इन्फॉर्मेशन रिटेन रहती है। ये आप देखोगे आगे चलकर आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने ये कर दिया। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है, मैं बोलूँगा फ़रवरी 1 तक आप अभी ये नीट कंटिन्यू करिए, नीट का पढ़ना, फिर फ़रवरी फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में, थर्ड वीक में आपको स्टेट बोर्ड का भी पढ़ना है बट नीट का छोड़ना नहीं है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने ही है, क्योंकि वो हेल्प करेंगे स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में। स्टेट बोर्ड में स्टेप्स लिखना होता है, नीट में स्टेप्स नहीं होता है, फाइनल आंसर होता है। इतना ही फ़र्क है और थोड़ा बहुत ग्रामर ऐड कर देना होता है, ठीक है? और बायोलॉजी के लिए आप पढ़िए, रेगुलर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फ़रवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट करिए। रेगुलर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ी है, 60% सेम रहता है इन्फॉर्मेशन, तो आप अच्छे से क्लियर करेंगे। आपका अल्टीमेट एम है नीट। आपको स्टेट बोर्ड में मार्क्स लाने हैं नहीं, आपको डिसेंट स्कोर भी चलेगा, ठीक है? तो आपको अल्टीमेट एम नीट है, तो आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक तो पढ़ना ही है, बट आपको नीट का छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने कहा था फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो प्रैक्टिस स्टार्ट ही रखनी है, कंटिन्यू रखनी है लास्ट तक, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है? लेकिन जब बायोलॉजी, एनसीईआरटी भी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ज़्यादा रिवीजन ही आपको फ़ायदे देते हैं एंड में। तो एनसीईआरटी ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। फिर बाद में आपको जब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स खत्म होती है, तो आपको 1 टू 1.5 मंथ मिलता है नीट से पहले। ओके, नीट से पहले 1 टू 1.5 मंथ जो मिलते हैं, उसमें आपके ट्यूशन में क्या होता है, आपको अभी से सब पता नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 टू 1.15 मंथ जो मिलते हैं, उसमें आपके ट्यूशन वाले 720 मार्क्स की फुल सिलेबस टेस्ट लेते हैं। किसी में रेगुलर टेस्ट होते हैं, किसी में 1 टू 2 डेज़ गैप होता है बीच में। तो उसमें आपको करना क्या है? उसमें आपको क्या करना है, आपका जो चैप्टर्स है, जो पूरे नीट के चैप्टर्स है हर सब्जेक्ट के, जो क्लासिफ़ाई करना है, ईज़ी, मीडियम, हार्ड। आपको कौन-सा ईज़ी लगता है, कौन-सा मीडियम, कौन-सा हार्ड। फिर बाद में आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ना है और ऐसा नहीं है कि हर एग्ज़ाम में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ही, ठीक है? और रेगुलर टेस्ट में भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर जितना हुआ तो अगले दिन टेस्ट देना ही है, जिसकी टेस्ट नहीं है उसको देना ही है और जिसकी है उसको भी देना ही है। आपका नॉलेज चेक करना है, जितना पढ़ा है क्या उतना आता है? अगर जितना पढ़ा है उतना आता है तो आप सक्सेसफुल हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और नहीं आता है तो कोई गलत बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके टीचर्स के पास जाओ, सर मुझे ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है, वो अच्छे से पढ़ाएँगे, समझाएँगे और क्वेश्चन्स सॉल्व करने के अच्छे ट्रिक्स भी बताएँगे, ठीक है? तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आप लोग टेंशन लोगे, तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपका टाइम ही वेस्ट होगा और ये आपको 1 ईयर कॉस्ट कर सकता है नेक्स्ट, फिर बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आप लोगों ने टेंशन लिया तो। स्ट्रेस फ्री रहना है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो लिव अगेन आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपको कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ हैं, ठीक है? फिर 1 टू 1.5 मंथ में पढ़ाई कैसे करना है? पढ़ते रहना है हार्ड टॉपिक्स, तब क्या होगा अगर आप रेगुलर अभी 1 मंथ अच्छे से पढ़ेंगे, ओके? तो तब क्या होगा आपके हार्ड टॉपिक्स कम हो जाएँगे, क्योंकि आपने अभी अच्छे से किया है 1 मंथ बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। तो वो हार्ड टॉपिक्स कम हो जाएँगे, या तो ईज़ी टॉपिक रहेंगे या तो मीडियम टॉपिक थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं, ओके? तो देखना है वो मीडियम और हार्ड टॉपिक्स को और उसमें गलतियाँ क्या हो रही है वो देखना है, सीखना है, ठीक है? सीखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब ये लास्ट डे तक, जब कल नीट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आज रात में भी मैं अगर कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे उससे सीखना है। अगर नहीं आता तो सीखना है। एटीट्यूड सिंपल रखो कि जो आता है तो वो कर लूँगा या कर लूँगी, जो नहीं आता है वो सीख लूँगी या सीख लूँगा, ओके। तो लास्ट मोमेंट तक सीखना है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है 100%, ठीक है। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, यही आपको आगे जाके सक्सेस दिलाता है और कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई अगर बोले ना कि इसका ये शॉर्टकट है, ये कर लो, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमें अच्छे से रेगुलर पढ़ाई करनी होती है और लॉन्ग टर्म सोच रखनी है। मैं बोला ना आपको कि इमीडिएट रिज़ल्ट के पीछे मत भागो, क्योंकि ये फ़ायदे नहीं देते आपको। सिर्फ़ आपका ये ईगो बूस्ट करते। क्या करते? ईगो बूस्ट करते कि मुझे सब आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस में आना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? तो आप लॉन्ग टर्म सोच रखिए, लॉन्ग टर्म में पढ़ाई कीजिए,
जैसे मैंने बताया 1 मंथ आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने का मौका है अभी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले और जब आपके फाइनल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे 1 टू 1.5 मंथ्स पहले नीट के, तब आपको क्या देखना है, रेगुलर तो पढ़ाई करनी है, जो रिवीजन करना है, फिर क्या देखना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है और उसको वापस से जाके देखना है, तब हमारे पास टाइम होता है। ओके, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। रेगुलर पढ़ाई, टेस्ट में क्या गलती हो रही है, उसको एनालाइज़ करो, क्या अगली बार मैं रिपीट करूँगा? नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझसे वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सुधार करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ओके, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। किसी से कॉम्पीट मत करिए, अपना-अपना देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ दिक्कत आती है तो बोलिए और आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा ना, वो ग्रेजुअल होगा। ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं होता कभी भी, ठीक है? लेकिन जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा ना लास्ट डे तक नीट के, उसके बाद आपका जो नीट में स्कोर रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रहेगा। आपको लगेगा तब कि मैंने मेहनत की थी, वो उसका रिज़ल्ट मुझे आज मिला है। ओके, आपके कुछ भी अगर डाउट्स रहेंगे ना तो हम ना वेबिनार खत्म होते ही आपके पूरे चैट बॉक्स ओपन करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ओके? तो ये हो गया 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं बात करूँगा रिपीटर जो है, उन लोगों का सिलेबस में मुझे पता है कि रिपीटर का सिलेबस थोड़ा पीछे रहता है क्योंकि लेट जॉइन हुए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे, तो आपका सिलेबस भी मैंने जैसा बताया 1 मंथ स्ट्रैटेजी जो है यहाँ से कल से 18 दिसंबर से आपको 1 मंथ तक जैसे पढ़ना है, ठीक है? आप लोग 20 चैप्टर्स कवर करो, 18 चैप्टर्स कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से होने चाहिए रिवीजन, ओके? तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है आपका, जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो आपको वो ये जो अच्छे से किए होंगे चैप्टर्स, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एग्ज़ाम में आप अगर नहीं भी पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आप उससे सॉल्व करेंगे। जब नहीं पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं टेस्ट और अच्छे मार्क्स आते हैं ना, तब कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो रियल होता है, जो हमें कितना रिटेन है। क्योंकि अल्टीमेटली नीट में वही काम आता है कि हमारे पास कितना रिटेन है, कितनी हमने प्रैक्टिस की थी। ओके, सो रिपीटर्स टेंशन लेना नहीं है। मैंने जैसे बताया था टेंशन लेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होना है और 1 साल आपको तैयारी करनी पड़ सकती है अगर आपने टेंशन लिया तो। ओके, सो आपको भी ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहना है और ट्यूशन में जो चल रहा है वो रेगुलर अच्छे से करना है और 1 मंथ तक अच्छे से पढ़ाई करनी है और उसके बाद भी आप मैंने जैसे बताया, वो 1 मंथ से भी ज़्यादा आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि अपने पास टाइम होता है, ठीक है? फ़रवरी एंड मार्च तक आपका सिलेबस खत्म होता है, फिर बाद में आपको भी जो 12th स्टैंडर्ड बच्चे हैं, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड देके आएँगे, तब मार्च एंड से अप्रैल का पूरा महीना आपकी सेम साथ में मॉक टेस्ट होती है। वो मॉक टेस्ट में जैसे मैंने बताया कि हमें रेगुलर जो मिस्टेक्स है उस पे ध्यान देना है और रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम में कितना सिलेबस है वो नहीं देखना है, एग्ज़ाम हमने कितना रिटेन किया वो देखना है और क्या गलती हुई, ठीक है? ये चैप्टर मेरा ईज़ी था फॉर एग्ज़ाम्पल बायो में ये चैप्टर मेरा ईज़ी था बट मेरे इसमें मार्क्स कट गए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस देख लूँगा क्या प्रॉब्लम है। ना देख लूँगा जाके कि क्या प्रॉब्लम हुई है, अब नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगा। सिर्फ़ यही एटीट्यूड रखना है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए और गलतियों से ही लोग सीखते हैं और ठीक है, मेहनत करते रहो और कुछ भी दिक्कत आती है तो लिव अगेन आपके साथ है। ओके, विद दिस आई कंक्लूड माय सेशन। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, फ्रीली आप पूछ सकते हैं, हम चैट बॉक्स ऑन करते हैं अभी। ओके, वेयर इज़ चैट बॉक्स? प्रॉपर स्टडी शेड्यूल। ओके, तो शांतनु, जैसे कि मैंने बताया, किसी का कोचिंग इंस्टीट्यूट का टाइम अलग होता है और किसी का कुछ और होता है, ठीक है? मैंने जो बताया आपको प्रॉपर आपका कभी भी कोचिंग का टाइम हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा 2 टू 7 आफ्टरनून सेशन, तो आपको ये टाइम जो पहले मिलता है, उसमें करना है, मैंने जैसे बताया वैसा। और अगर किसी का है 6 टू 12 या 6 टू 11 तो आपको बाकी का जितना दिन में टाइम मिलता है, उसमें करना है। बट कंटिन्यू करना है और अगर आपको अभी भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे शेड्यूल में ये भी फिट नहीं हो रहा है कि मैं
मेरा आने-जाने में टाइम जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हॉस्टल मेस में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, तो आप बिल्कुल लीव अगेन पर आपका डाउट मेंशन करिए। आपको प्रॉपर मेंटर के साथ आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको आपके शेड्यूल बना के देंगे हम लोग, पर्सनलाइज़्ड शेड्यूल बोलते हैं उसको, कि हमारे टाइम के हिसाब से हम कैसे पढ़ना चाहिए। ये सब आपको हमारे मेंटर्स अच्छे से आपको प्रॉपर शेड्यूल के साथ बताएँगे। ओके? We have to cover nearly 28 chapters in a month, but what after that? What about remaining chapters? Hmm, can you clear it? I'm not understanding what particular thing you are talking about. It's Christy. Being a dropper, I think I have nearly completed 60% of syllabus. Your talk made me feel I'm lagging behind, but my teacher says it, it's all right. No, no, no. You're not lagging behind. Okay. Uh, बहुत बढ़िया। मैं क्या बोलता हूँ, 60% आपने कवर किया है, 40% बाकी है। आपका मार्च तक स सब खत्म हो जाएगा। मार्च एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। और ये जो आप सोच रहे हो कि आप लैग कर रहे हो, नहीं है, लैग नहीं कर रहे हो। जो 60% आपका सिलेबस कवर हुआ है ना, उसका रिवीजन स्टार्ट करना है। जैसे मैंने बताया था आपको 1 मंथ या 2 मंथ्स आपको देने हैं रिपीटर्स को। वो 1-2 मंथ्स में आपको जो 60% सिलेबस कवर अप हुआ है, उसका रिवीजन अच्छे से करना है और जो 40% है वो रेगुलर पढ़ते रहना है। ठीक है? 3 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट। मार्च एंड में आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट में जैसे मैंने बताया आप कर सकते हो। ओके? हाउ टू स्टडी इन बायोलॉजी नीट। सी बायोलॉजी आप सिर्फ़ एनसीईआरटी फ़ॉलो करिए, उसके अलावा कुछ फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करिए एनसीईआरटी का, वही आपको हेल्प करेगा और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ चीज़ अवेलेबल हो तो। ओके, तो आपको समझिएगा कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लास में 12th चल रहा है, उसके साथ 11th रिवीजन कैसे करें? ओके। अ, देखिए, मैंने जैसे बताया, रेगुलरली आप 12th स्टैंडर्ड जो चल रहा है, वो पढ़िए। जितना भी टाइम बचता है, उसमें जो मैंने 1 मंथ का आपको बताया था कि ऐसे पढ़ो, तो आपका कवर होगा। तो उस टाइम में आप 11th रिवीजन कर सकते हो ना। रिवीजन मैंने जैसे बताया फिज़िक्स, केमिस्ट्री में जो थ्योरी पोर्शन पढ़ने को आपको हाफ एन आवर टाइम देना है, फिर 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और जो एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम जो हमने दिए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो वो एग्ज़ाम में जी क्या गलती हुई वो एनालाइज़ करना है। अगर फिर भी आपको हार्ड लगता है तो बिल्कुल आप मैंने जैसे बताया 30 डेज़ में 30 चैप्टर्स नहीं बताया मैंने बोला 22 टू 23 चैप्टर्स हो जाएँगे आपके। तो नेक्स्ट डे भी आप उसको टाइम दे सकते हो आपके टीचर से डिस्कस करके कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और आप उसको सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? अच्छे से करना है। जो भी बचा हुआ टाइम है आपके पास, उसमें 11th का रिवीजन कंटिन्यू करना है और अगर आपका 12th है, चालू है और आपको मेजर चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज़्म में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको आपका बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। लाइक हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेजरमेंट एंड वेक्टर्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन जो काइनेमैटिक्स पोर्शन होता है ना, ये बेस बनाता है पूरे फिज़िक्स में। अगर आपका ये वीक है, तो आपका फिज़िक्स वीक होगा। तो आपको क्या करना है और हम लोग इग्नोर भी करते हैं इस चीज़ को, लेकिन इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल नीट में। तो आपको ये इस पर फ़ोकस करते हुए फिर बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज़्म जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सब ग्रेविटेशन कनेक्टेड है, तो आपको उसके बाद ये करना है। ओके, तो आपको 11th अच्छे से करना है, उसके बाद आपका 12th का जितना भी पोर्शन हुआ है, वो अच्छे से रिवाइज़ करना है। जब तक चल रहा है कंटिन्यू करना है, ओके? आई वांट टू से गिव सम स्ट्रैटेजी फॉर रिमेनिंग चैप्टर्स बिकॉज़ इन जनवरी वी विल बी हैविंग फुल सिलेबस हाउ टू स्टडी हाँ, ओके। सो मैंने बताया फुल सिलेबस टेस्ट है। आप ये मत सोचो कि मुझे सब पढ़ना है, ओके? यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग इन अ टेस्ट, ओके? सो क्योंकि किसी का कुछ चीज़ें छूट जाती है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, ठीक है, मेरा जितना होता है तब तक, क्या मेरा वो टेस्ट में जितना मैं अच्छे से कर रही हूँ, ओके, वो टेस्ट में क्या उसमें मैं स्कोर कर रही हूँ, अच्छा स्कोर आ रहा है, जितना मैंने अच्छे से किया है, क्या मेरा वो अच्छा है, टेस्ट के द्वारा देखना है और
टेस्ट का रिज़ल्ट मत देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि जब आपका मार्च तक जाते-जाते आपको जब सिलेबस कवर होगा आपका, तो वो टेस्ट के मार्क अपने आप इंक्रीज़ होंगे। तो आपको आगे चलकर मॉक टेस्ट जो फुल सिलेबस के टेस्ट होते हैं ना 720 मार्क्स के रेगुलर बेसिस पे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वही मैं बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म सोचो, अच्छे से रेगुलर पढ़ो, खत्म करने के लिए मत पढ़ाई करो। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम अच्छे से देकर, उसके बाद आप कंटिन्यू करो और रेगुलर जो पढ़ रहे हो, उसके साथ रिवीजन कंपल्सरी करो क्योंकि वही काम आएगा आपको आगे। और अगर आपको इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोल सकते हो। माइनर में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। माइनर मतलब मैं समझता हूँ कि पार्ट सिलेबस टेस्ट मतलब कुछ पार्ट रहता है, उतना ही सिलेबस आता है और उसके टेस्ट। तो देखिए, कम जब चैप्टर्स होते हैं ना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ज़्यादा थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन्स डालते हैं, जो कि हमारे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं कवर करने को और थोड़ा सोचना होता है उसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, आपको वहाँ देखना है और उसको कवर करते रहना है और सोचना है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया और आता ही 100% नेक्स्ट टाइम अगर वो सिलेबस पे आपकी टेस्ट रहेगी, तो वो क्वेश्चन आता ही है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से कवर करना है और नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं करनी। ओके? और माइनर में मार्क्स सबके कम ही आते हैं, क्योंकि कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन्स डालते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, तो घबराना नहीं है। और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते रहना है और ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा सिलेबस बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, मैं टेस्ट कैसे दूँ? तो रेगुलर टेस्ट देना है, सिलेबस की टेंशन नहीं लेना है। क्या मैंने जितना कवर किया, मुझे उसमें से सब आ रहा है क्या? कुछ गलती हो रही है क्या? वो देखना है। जो नहीं हुआ, अगर उसमें से कुछ आता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओके? तो टेस्ट स्किप मत करो और मार्क्स का टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर घर वाले ऐसा बता रहे हैं कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, तो उनको लीव अगेन पे मेंटर से बात करवा सकते हो आप। ओके। न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना या ओल्ड वन? देखिए एनसीईआरटी न्यू जो है मतलब देखो एनसीईआरटी में ज़्यादातर चेंजेस होते नहीं हैं। बहुत कम माइनर चेंजेस होते हैं जो कि आपके टेस्ट के थ्रू कवर हो जाते हैं। अगर पॉसिबल है आपको आप घर में ऐसे फ़ेवरेबल कंडीशंस है कि आप न्यू एनसीईआरटी ले सकते हो, तो आप बिल्कुल करिए, लीजिए। लेकिन अगर नहीं ले सकते हो या ओल्ड है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। कि क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनर चेंजेस होते हैं, उतने चेंजेस नहीं होते और इस साल तो सिलेबस भी कम हुआ है, तो आप उतने पार्ट को स्किप करके पढ़ सकते ओके? और जो है एनसीईआरटी में 2-3 जगह गलतियाँ हैं, लेकिन क्या वो न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट हुई है, वो भी देखना है। अगर करेक्ट हुई है तो करेक्टेड पढ़ना है, अगर नहीं हुई है तो सेम एज़ ओल्ड में जो है और जितना भी सिलेबस शायद मुझे लगता है मिनरल न्यूट्रिशन फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कुछ स्किप हुआ है, तो आप वो स्किप कर सकते हैं, दूसरा पढ़ सकते हैं उसके अलावा, ओके? ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। कभी भी टेस्ट से पहले सिलेबस नहीं होता, रिवीजन को टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिलता नहीं है, टाइम अच्छे से मैनेज करना होता है। जैसे कि अब आज मुझे समझो मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूशन में रे ऑप्टिक्स चल रहा है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में कोई हैलोजन डेरिवेटिव्स चल रहा है। तो मैं आके देखो रोज़ का रोज़ पढ़ने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगता है, उसको देना भी चाहिए। लेकिन जो हमारा टाइम बचता है ना 2 से 3 घंटे, बचते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये नहीं बच रहे हैं, हम थक जाते हैं। ये सब नहीं सोचना है क्योंकि अब सीटिंग आवर्स थोड़े बढ़ाने होंगे क्योंकि जैसे-जैसे टाइम करीब आ रहा है, अब आपकी 12th बोर्ड्स भी रहेंगे। तो आपको ये बताना है मतलब बैठना है अच्छे से, ज़्यादा आवर्स तक। तो आपको रिवीज़न का टाइम निकालना है और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि रिवीज़न को टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलते हैं। बट आप अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लीव अगेन पे पूछ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, आपको प्रॉपर वे में मेंटर आपको शेड्यूल बना के देगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके जो कंडीशन है उसमें बेस्ट पॉसिबल आप क्या कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ओके? और टाइम निकालो रिवीजन का, अच्छे से करो रिवीजन। ओके। सर ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस को फ़ॉलो करना है न्यू। जैसा मैंने बताया, जो भी स्किप हुआ है पोर्शन नीट में, वो छोड़ दो ओल्ड एनसीईआरटी में क्योंकि शायद न्यू एनसीईआरटी उस हिसाब से ही बनी होगी, मुझे पता नहीं है। जो भी स्किप हुआ है पोर्शन उसे छोड़ो ओल्ड एनसीईआरटी में और देखो कि न्यू एनसीईआरटी में क्या चेंजेस है। अगर कोई चेंजेस नहीं है उसके अलावा, तो बिल्कुल ओल्ड एनसीईआरटी रिफ़र कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते।
माइनर ही चेंजेस होते हैं और 2-3 जगह मिस्टेक्स है एनसीईआरटी में। अगर मिस्टेक करेक्ट हुई है तो करेक्टेड पढ़ो और नहीं हुई है तो सेम पढ़ सकते हो। ओके? पढ़ाई पे कंटिन्यू कॉन्संट्रेट नहीं हो पा रहा है। अ, पढ़ाई पे आप ये सवाल लिव अगेन पे पूछ सकते हो, लिव अगेन पे रजिस्टर कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे से आपके जो डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं उसको क्लियर करेंगे मेंटर्स, बहुत अच्छे मेंटर्स हैं हमारे पास। क्योंकि हमें आप जो बता रहे हो कॉन्संट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो आपका शेड्यूल भी हमें पता नहीं है कि आप कैसे शेड्यूल में हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स है, उस हिसाब से आपको मेंटर गाइड करेंगे अच्छे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती कोचिंग में तो कैसे करें मॉड्यूल से पढ़े या यूट्यूब से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती। देखिए बहुत अ, समझ नहीं आती मॉड्यूल से। क्या आप क्लियर कर सकते हो कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में हो? नीरज शर्मा, एलन। तो मेरे ख़्याल से एलन में कुछ और भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जो आपको एक्सेस आप ले सकते हो उसका। तो आप वहाँ से समझ नहीं आ रही तो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो दूसरे टीचर्स के, ओके? क्योंकि यूट्यूब पे सारा कंटेंट नहीं मिलता है आपको जो हो आएगा नीट में। तो यूट्यूब पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो पूरी तरीके से, ओके? ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मॉड्यूल में अगर एक्स्ट्रा आपको लगता है कि है, तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी फ़ॉलो करो और क्लास नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो होते हैं ना, वो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी रखनी है, फिर एनसीईआरटी में देखना है और जो मैं बोलूँगा कि नेम रिएक्शन जो हमारे पास है 12th में, रोज़ेनमन रिडक्शन, वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन, गेटरमन-कोच रिएक्शन एक्सेट्रा। तो ये सब नीट में एज़ इट इज़ आता है, मैच द फॉलोइंग बोल के देता है और वो हमें देखना होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और अगर 12th की नहीं समझ रही तो इसका मतलब आपका 11th अच्छा नहीं है। वो जो आपकी 11th में हाइड्रोकार्बन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो अगर आप अच्छे से करेंगे, तो आपको 12th बहुत अच्छे से समझेगी और ट्राई टू कॉन्संट्रेट ऑन क्लास नोट्स और मेरे बेसिक्स कमज़ोर है ऑर्गेनिक तो क्या करूँ? हाँ, बेसिक्स मैंने बोला था आपको 11th आपकी अच्छी नहीं हो सकती है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से करना होगा, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। मैं अ, बोल सकता हूँ कि फिज़िक्स वाला में एक उम्मीद बैच बोलकर थी, उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी वीडियो है, बट उसका बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे आपके। तो वो आप देख सकते हो, उसके बाद आपके लेक्चर्स कंटिन्यू कर सकते हो। ओके? और किसी को कुछ डाउट है क्या? और किसी को कोई डाउट? तो कंक्लूड किया जाए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो? ओके, अगर अभी और किसी को डाउट है, तो आप लिव अगेन पर पूछ सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे मेंटर्स हैं, आपको आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाकर देंगे। आपको अभी से कैसे पढ़ना है, ओके? सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ पर्टिकुलरली फिज़िक्स? देखिए, फिज़िक्स में ज़्यादातर चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें फ़ॉर्मूले आपको सबसे पहले कांसेप्ट क्लियर रखना होता है। अगर आपके कांसेप्ट क्लियर है कांसेप्ट्स, तो फ़ॉर्मूलेज़ आप बना सकते हो शॉर्ट नोट्स। ऐसे तो स्पेसिफिक टाइम मत दो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्योंकि अब टाइम नहीं है। अ, ओके, अगर आप 12th हो या फिर रिपीट में हो, ओके, तो अभी आपको क्या करना है जब भी आपका लेक्चर खत्म होता है ट्यूशन में, तो आपको कुछ टाइम मिलता है 5 टू 10 मिनट्स तो आपको देखना है पर्टिकुलर फिज़िक्स के चैप्टर्स में क्या-क्या फ़ॉर्मूलेज़ है या फिर ट्यूशन के नोट्स में आपके 100% फ़ॉर्मूलेज़ रहते हैं, जो आप क्लासरूम में लिखते हो, तो उसमें आप रिवाइज़ कर सकते हो, ओके? टाइम मत दो और टेलीग्राम पे इधर-उधर अवेलेबल भी है फ़ॉर्मूला लिस्ट, अगर आपको रेफर करना है तो, ओके? फिज़िक्स में ज़्यादातर थ्योरी नहीं होती है शॉर्ट नोट्स में, सिर्फ़ फॉर्मल ही होती है। कुछ स्पेसिफ़िक चैप्टर्स रहते हैं जिसमें थ्योरी इम्पोर्टेंट है, तो वो आप देख सकते हो और बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है शॉर्ट नोट्स के लिए, देख सकते हो आप टेलीग्राम पर।
केमिस्ट्री स्टडी कैसे करें? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जितना हो सके रिएक्शन पे कॉन्संट्रेट करना है, रिएजेंट्स पे कॉन्संट्रेट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं आता कि पर्टिकुलर रिएक्शन दी है। बहुत कम क्वेश्चन्स ऐसे हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन दी गई है, उसमें रिएजेंट लगाकर पूछा है कि क्या है? लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कि 3 टू 4 स्टेप्स में वो लोग रिएजेंट लगाकर पूछते हैं कि क्या हो सकता है, क्या आंसर है? ओके, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है और रिएक्शंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। ऑर्गेनिक में अगर आपका जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स अच्छा रहा, तो आपके बाकी के 12th के चैप्टर्स बहुत ईज़िली निकल जाएँगे। ओके। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको समझ जाएगा कि कौन से चैप्टर से पर्टिकुलर वही क्वेश्चन पूछते हैं और 12th के ऐसे चैप्टर्स है लाइक अमाइन्स है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हैलोजन डेरिवेटिव्स है। इसमें इसमें जो क्वेश्चन्स है कि नहीं, तो इसमें क्वेश्चन्स वो पर्टिकुलर ही पूछते हैं। हर क्वेश्चन नहीं आता है। आप अगर देखेंगे क्वेश्चन की आपकी बुकलेट, तो उसमें देखेंगे कि पर्टिकुलरली क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं पूछते। ठीक है? वही बार-बार पूछते हैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करके पढ़ो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, ये जो है, इसको एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी और ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस ये सब एनसीईआरटी से देखो। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी मैं मानता हूँ एनसीईआरटी बहुत लेंथी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बट हमें करना पड़ता है। सब लोग करते हैं, इसलिए जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, जो बार-बार पढ़ता है, वो वो एक्सेल करता है, ठीक है? तो आपको पढ़नी ही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, कुछ टाइम दे दो, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स मैं ये रीड करूँगा, नेक्स्ट डे और 35-40 मिनट्स रीड करूँगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ो, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एस ब्लॉक तो बहुत ईज़ी है वैसे, पी ब्लॉक भी अगर हम देखेंगे, बार-बार पढ़ेंगे तो ईज़ी है, डीएनएफ ब्लॉक भी अगर आप कर सकते हैं, उसमें भी पर्टिकुलर थिंग ही पूछता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर, उसमें से जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रहता है ना, जैसे वैसे ही नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लिगैंड्स, चिलेशन एक्सेट्रा। और जो अपना फिज़िकल केमिस्ट्री होता है, फिज़िकल केमिस्ट्री भी फिज़िक्स के जैसा होता है। उसमें भी फॉर्म कांसेप्ट सबसे पहले दिमाग में रखने हैं, फ़ॉर्मूलेज़ याद रखने हैं। उसमें भी बेसिक चैप्टर जो होता है बेसिक जो मोल कांसेप्ट वाला चैप्टर है, वो अगर क्लियर करेंगे तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने आप क्लियर होता है। वो क्लियर रखेंगे, सॉलिड स्टेट क्लियर रखेंगे, तो बाकी सारे चैप्टर्स ईज़ी हो जाते हैं, ठीक है? उसपे भी बेसिक पे फ़ोकस करना है, फ़ॉर्मूलेज़ याद रहना है, कांसेप्ट अच्छे से समझ के रखना है, ओके? क्योंकि आगे जाके मॉक टेस्ट में आपको ये नहीं बताया जाएगा कांसेप्ट, तब सिर्फ़ आपको रिवाइज़ कैसे करना है, 10 मिनट में आपने पूरी थ्योरेटिकल जो भी चीज़ें देख ली, फिर क्वेश्चन ही देखना है, बस खत्म। बायोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए क्या? मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी बहुत छोटी है बायो की एनसीईआरटी, बहुत जल्दी आप चैप्टर्स पढ़ सकते हो उससे। तो शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बायोलॉजी में। हाउ टू क्लियर मोर concept with revision of physics? You should go to your teachers, tell them that I'm lagging behind in these concepts. They will teach you in beautiful way. Sir, I want to clear my basics of 11th organ but not getting able to watch those because कोचिंग में दूसरे चैप्टर्स पे टेस्ट चल रही है, वो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। 12th पे, तो इसका मतलब आपका अभी 12th मतलब आप रिपीटर हो या 12th स्टैंडर्ड में हो, आपका 12th का सिलेबस चल रहा है ट्यूशन में, इसका मतलब मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ। तो 12th का जो सिलेबस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वही टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको वही रेगुलर बेसिस पे अच्छे से पढ़ना है, वही टेस्ट देना है और अ, वीडियो लेक्चर देखना है और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वीडियो लेक्चर 4 आवर्स का है, तो आप रोज़ 1-1 घंटा दे सकते हो, ओके? 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं होता है तब आपके लिए। तो रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा भी एक दिन में सब करने की कोशिश मत करो। जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत रखो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, ओके? एवरीवन सेज कि शॉर्ट नोट बनाओ एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने ये बोला कि बायोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट्स मत बनाओ।
हाँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, बट इस टाइम पर अगर आपने मुझे पूछा तो ये मैं बोलूँगा कि उसके लिए टाइम मत निकालो, रिविज़न करो। अब क्या होता है, अब मटेरियल अवेलेबल है, रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, अगर आप टेलीग्राम पे थोड़ा सर्फ करेंगे, देखेंगे, तो आपके शॉर्ट नोट्स मिल जाएँगे इज़िली बने-बनाए। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप ये कर सकते हो कि फिज़िक्स जब आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्टिकुलर चैप्टर का ग्रेविटेशन हो गया, मैंने लिया, मेरा आज ग्रेविटेशन का रिवीजन चालू है, तो मैंने ग्रेविटेशन को क्या उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट पूछ सकता है, हमें तो आइडिया होता है क्योंकि हमने उसका रिवीजन ही कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो हमने टेस्ट दे दिए। तो उसका थ्योरेटिकल जो पूछ सकता है वो लिखना है और जो भी फ़ॉर्मूलेज़ है, वो नोट डाउन करना है, 1 टू 2 पेजेज़ में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उससे। तो ऐसा भी आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, धीरे-धीरे रोज़ थोड़ा-थोड़ा, अगर बनाना ही है तो। आपका स्टडी शेड्यूल बताइए और आपका सिलेक्शन कौन से जीएमसी में हुआ है? देखो, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं करूँगा बट शेड्यूल जो था मेरा बेसिकली मेरे क्लासेस थे 2 टू 7:30 ओके, वो 8:30 तक कंटिन्यू होते थे, तो मेरा आफ्टरनून शिफ्ट था। तो मैं सुबह में 6 बजे से पढ़ाई करता था, 6 से 7 बजे मैं उठता था और पढ़ाई स्टार्ट करता था और जैसा कि मैंने बताया पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं 2 टू 2.5 आवर्स देता था और मैंने ज़्यादातर फ़ोकस फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री पे किया था क्योंकि मुझे पता था, एंड में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं होता है, अभी ही टाइम है। जैसे मैंने बताया 1 मंथ का शेड्यूल लगाइए, मैक्सिमम आपका फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री कवर हो जाएगा तब तक। तो अभी ही कर सकते हैं, जब हम मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे ना, तो अब हम डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है बोलकर हम स्टार्ट करके एंड नहीं कर पाएँगे। बहुत डिफ़िकल्ट होता है तब का प्रेशर अलग होता है। तब भी हम आपको ऐसे सेशन लेके बताएँगे कि क्या करना है, वो प्रेशर हैंडल कैसे करना है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री अभी ही अच्छा कीजिए। मैंने भी वही सोचा था कि मेरा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वीक है, मैं वही करूँगा। बायोलॉजी के लिए टाइम मैं देता था, ऐसा नहीं है नहीं देता था। कंपेयर टू फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री मैं कम देता था टाइम बायोलॉजी को। इसलिए लास्ट में मुझे इतना टेंशन नहीं आया कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वीक जा रहा है। ओके, सो और कुछ आपको अगर शेड्यूल के बारे में जानना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो लीव अगेन पर, ओके। 1 मंथ में कैसे करें फिज़िक्स, केमिस्ट्री? मैंने सेशन में बताया था आपको, ये पूरा सेशन आपने शायद मिस कर दिया। कोई नहीं इसको हम आपको तक पहुँचाएँगे इसका रिकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो कि 1 मंथ में फिज़िक्स, केमिस्ट्री जैसे मैंने बताया था वैसे आप अगर करेंगे, तो 80% तक आपका नीट का सिलेबस कवर हो जाएगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ओके। और किसी को कुछ डाउट्स है क्या? ओके, ज़्यादा भी हम आपका टाइम नहीं लेंगे। अगर आपको कोई और डाउट है तो बिल्कुल आप लिव अगेन पर पूछ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.liveagain.in जो आपको दिखाई दे रही है। उस पे आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। बिल्कुल आपको हमेशा हम सपोर्ट करते रहेंगे। ओके, आपको पर्सनलाइज़्ड शेड्यूल भी मिलेगा अगर आपने डिस्कस किया हमारे साथ तो ओके, ठीक है। थैंक यू आपका टाइम देने के लिए और उम्मीद है आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी यहाँ से। ओके, थैंक यू। बाय बाय।